इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी, योगी और वहां की राजनीति में मची हलचल को लेकर हो रही है। यूपी को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। कुछ लोग तो यह नैरेटिव पिछले काफी दिन से फैला रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में, बीजेपी में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन इन सारी बातों की परवाह किए बिना योगी आदित्यनाथ उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जिससे प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों मजबूत। यूपी में बीजेपी की हार पर जो मंथन हुआ, जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ सख्त फैसले भी ले रहे हैं। जहां चीजों को ठीक करने की जरूरत है, जहां जनता को राहत देने की जरूरत है, वो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने लोगों को राहत देने वाले 2 बड़े फैसले कर दिए। पहला फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह किया कि सरकारी टीचरों को फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगानी होगी। इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई। आपको याद होगा, हमने पाठशाला में यह मुद्दा उठाया था कि टीचर्स डिजिटल अटेंडेंस से नहीं भाग रहे, वो ऐप से होने वाली परेशानी से परेशान है और योगी आदित्यनाथ सरकार को यह सुनना चाहिए। और पाठशाला में इस खबर को दिखाने के बाद अब खबर यह आई है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी। कई दिनों से टीचर डिजिटल अटेंडेंस का जो विरोध कर रहे थे, उस विरोध को सुन लिया मुख्यमंत्री ने। अब डिजिटल अटेंडेंस रोकने के योगी सरकार के इस फैसले से करीब 6,09,000 शिक्षकों को फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। दूसरा फैसला लखनऊ में बुलडोजर एक्शन को लेकर है। योगी सरकार ने भरोसा दिया है कि पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में जिन घरों पर लाल निशान लगाए गए थे, वहां बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इन इलाकों में करीब 10,000 मकान है और हजारों की संख्या में लोग जो रह रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। यानी योगी आदित्यनाथ के इन दोनों फैसलों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। भाई, एक तो साफ मैसेज है, पब्लिक परेशान है तो मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा, योगी के विरोधी माहौल बना रहे हैं कि योगी सरकार को देखिए झुकना पड़ गया, योगी आदित्यनाथ को यू टर्न लेना पड़ गया। अरे भाई, पब्लिक बोली, सुने, इसमें क्या है? सरकारें ऐसी ही चलती हैं। योगी जनता के विरोध और विपक्ष के दबाव में आ गए, ये माहौल बनाया जा रहा है। योगी के बुलडोजर मॉडल की हवा निकल गई, ये तक कहा जा रहा है। योगी बैकफुट पर आ गए। लेकिन योगी का बुलडोजर क्या चलना बंद हो जाएगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो खुद कह चुके हैं कि किसी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। और जब योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है तो उनका बुलडोजर बैकफुट पर कैसे आ जाएगा बॉस? दरअसल आप देखिए, यूपी के मैनपुरी में भू माफियाओं के खिलाफ योगी का बुलडोजर गरज रहा है। जो आम पब्लिक है उसको राहत दी गई है, माफिया को कोई राहत नहीं है। बुलडोजर वैसे ही चल रहा है बॉस। उसकी तस्वीरें अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अलीगढ़ में आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। यानी मैसेज क्लियर है कि भू माफियाओं के खिलाफ ना तो बुलडोजर पर ब्रेक लगेगी और ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी नरम पड़े। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर वो चीजों को ठीक कर रहे हैं। भाई, अगर फीडबैक मिल रहा है कि पब्लिक ये कह रही है, इसको सुना जाना चाहिए, तो सुना जाना चाहिए ना भाई। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, यह अच्छी बात है। एक फीडबैक राज्य में बेलगाम अफसरशाही को लेकर भी मिल रहा था, जिसकी लगाम योगी आदित्यनाथ कस रहे हैं और यह मैसेज दे रहे हैं कि वो अपनी सरकार की वजह से यूपी बीजेपी को बैकफुट पर नहीं आने देंगे और पब्लिक को परेशानी नहीं होने देंगे। जो मैंने आपसे पाठशाला में कहा था कि भाई, सरकारें बनती कार्यकर्ताओं और लोगों की वजह से हैं, चलाते भले अधिकारी और अफसर होंगे। तो सब कुछ अधिकारी और अफसर पे छोड़ दीजिएगा तो पब्लिक तो त्रस्त हो ही जाएगी। और अब यह बात शायद यूपी की सरकार को महसूस हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कमियां हैं उन पर योगी आदित्यनाथ पर्दा डाल रहे हैं, बल्कि जो कमी दिख रही है उसको दूर कर रहे हैं। यही तो एक प्रशासक की जिम्मेदारी और भूमिका होनी चाहिए कि गलती दिखी, कमी दिखी, फीडबैक मिला, असर नजर आया तो उस पर काम किया। जैसे लखनऊ का बुलडोजर एक्शन का केस देखिए। यहां कुकरैल नदी के किनारे पर जो अतिक्रमण है उसे हटाने का काम चल रहा है। यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रहा है। कुकरैल नदी के आसपास अकबर नगर पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। अगले फेज में पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर की बारी थी। लेकिन कई दिनों से यहां रह रहे लोग इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दावा कर रहे थे कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है और उनका घर अवैध कैसे हो सकता है अगर लीगल डॉक्यूमेंट है। आज योगी आदित्यनाथ ने इन इलाकों में रह रहे लोगों के एक दल से मुलाकात की। उन्होंने अपनी परेशानी मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इन इलाकों पर बुलडोजर एक्शन रोक दिया।
योगी आदित्यनाथ का यह फैसला आते ही इस इलाके में रहने वाले हजारों लोग खुशी से झूम उठे। सीएम योगी की जयकार के नारे लग गए, मोदी योगी के नारे लगने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। एक बार देखिए लखनऊ में क्या माहौल बन गया। इस वक्त हम पंत नगर में हैं और देखिए कैसे खुशियां इनके चेहरों पे दिखाई दे रही है। कल तक जो है इस दुख में थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए, अब खुशी हो रही है। बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब हम 2 दिन पहले आपसे मुलाकात की थे, दुखी थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत दुखी थे। अब जिसका घर जाएगा तो वो तो दुखी होगा ही भाई। आज योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने हमको दुगनी खुशी दी है। हम सब चाहेंगे मिलना, योगी जी से मिलना चाहेंगे। योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उनको। हम लोग का घर दे। आप अबरार नगर से आई हैं? अबरार नगर से आए। योगी जी का बहुत बहुत हम शुक्र अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुनी है। बगैर मौत मर गए थे, मगर आज लाख लाख शुक्र है योगी जी का। दिखाए तस्वीरें कैसे जो है वो जोश मना रहे हैं लोग। मैं जो ये बेटियां पढ़ाओ बेटियों बचाओ का नारा आज जिंदाबाद हो चुका है और आज बेटियां बहुत खुश है भाई। और मैं चाहती हूँ एक बार मैं योगी जी से मिल लूँ। किनारा मिला भैया, नई जिंदगी सबको मिली। धन्यवाद योगी जी का, ऐसी सबको जिंदगी नई देते रहे। अब बताइए, जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ रहे हैं, पब्लिक में उनका जो प्रभाव था वो कम हो रहा है, वहां तो मोदी योगी के नारे लग रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है। इन लोगों की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में इनके आंसुओं को खुशी में बदल दिया। और इस भीड़ में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान भी है, कोई कह रहा है कि आज उनके लिए दिवाली है, कोई कह रहा है उनके लिए ईद है। यानी हिंदू हो या मुस्लिम या किसी और धर्म का व्यक्ति, सबको एक साथ राहत दे दी गई और उसमें भी भेदभाव नहीं हुआ। लखनऊ के पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर के लोगों ने अब योगी है तो यकीन है जैसे नारे लगाने की शुरुआत कर दी। महिलाएं कह रही कि जब तक यूपी पर बाबा की छांव है तो दूर हर जख्म और घाव है। आज तब इन इलाकों में रहने वाले लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के पास पहुंचे थे, तो उन्हें भी शायद यकीन नहीं होगा कि योगी एक झटके में इनकी समस्या को इस तरह दूर कर देंगे। एक बार देखिए बुलडोजर एक्शन रुकने के बाद वहां लोग कैसे योगी योगी कर रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्या इस फैसले से बैकफुट पर आ गए हैं या योगी का जो एक्शन था वो होता रहेगा, वो भी बताऊंगा। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 2 3 4 योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएगा, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। पब्लिक जबरदस्त खुश है। अब जो विपक्ष में बैठे थे वो शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक खुश है। यही देश में लोकतंत्र में जरूरी होता है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो बुलडोजर पर ब्रेक लगाने का बड़ा फैसला लिया है, उससे एक बार फिर यह क्लियर हो गया कि उनका बुलडोजर एक्शन गुंडे माफिया को लाइन पर लाने के लिए। अच्छा, एक चीज और आपने सुना, उन्होंने क्लियर कहा कि जिसके पास रजिस्ट्री के कागजात हैं वही सेफ है, यानी इलीगल चीज को लीगल नहीं कर रहे हैं भाई। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको कह रहे हैं कि ठीक है, तुमको राहत दी जाएगी। कोई वाकई पीड़ित है या किसी की दलील में दम है तो यूपी की सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, यह मैसेज दिया गया। और अगर अधिकारियों की वजह से जनता को परेशानी हुई है तो उस गलती को ठीक करने के लिए भी तैयारी की गई। अगर सरकार के किसी फैसले से जनता परेशान हो रही है तो अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे ठीक करने को योगी सरकार तैयार है, यह क्लियर मैसेज गया है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिलकर आए लोगों ने बताया कि सीएम ने उनकी बातों को सुना, उनकी मकान की रजिस्ट्री वाली दलील को माना। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों ने लोगों के घर पर लाल निशान लगाकर डर का माहौल बनाया था, उन पर जवाबदेही भी तय होगी। यानी योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों को भी टाइट करेंगे जो ये माने बैठे हैं कि भाई वो पब्लिक से और लोकतंत्र में पब्लिक से भी ऊपर हो गए, नियम से भी ऊपर हो गए। सीएम योगी ने सारे निशान को मिटाने का आदेश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वो लोगों से मिलकर उनका डर और भ्रम दूर करें। योगी आदित्यनाथ ने खुद भरोसा दिया कि हर निवासी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, प्रभावित परिवार निश्चिंत रहे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी भरोसा दिया
कि अगर रिवर बेड में किसी प्राइवेट जमीन पर कोई निर्माण हुआ है तो उसे उचित मुआवजा देकर ही हटाया जाएगा। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि ना तो कुकरेल नदी को जिंदा करने वाला प्रोजेक्ट रुकेगा और ना ही उन मकानों पर बुलडोजर चलेगा जिनकी रजिस्ट्री हुई है। दरअसल एक सच यह भी है कि सिंचाई विभाग ने एनजीटी के आदेश की दलील देते हुए दो तरह के इलाकों को चिन्हित किया, जिसमें एक है कुकरेल नदी के तल वाला इलाका और दूसरा है फ्लड प्लेन जोन। फ्लड प्लेन जोन से 50 मीटर के दायरे में जो मकान आ रहे थे उन पर सिंचाई विभाग ने लाल क्रॉस वाले निशान लगाए थे। अकबर नगर की तरह ही बुलडोजर एक्शन होने की खबर थी। इसके बाद इसके जद में आने वाले रहवासियों का विरोध शुरू हुआ। दलील दी गई कि जब उन पर तमाम टैक्स लगते हैं तो फिर मकान अवैध कैसे हो सकता है। पूरी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान ही कर दिया कि लो हो गया निपटारा, जाओ। सीएम योगी के इस फैसले के बाद पंतनगर रहीम नगर में ऐसा माहौल है जैसे आज ही दिवाली आ गई। लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से घर में खाना नहीं बन रहा था, लेकिन आज पकवान बनाए जाएंगे। दिवाली और ईद एक साथ मनेगी। सुनिए किस तरह से घर बचने का जो जश्न मन रहा है और क्या फीलिंग है वहां पर। उसके बाद आपको दिखाता हूं कि यूपी में बीजेपी में अंतरकलह की जो बातें फैलाई जा रही हैं उसका सच क्या है। मोदी जी योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सर के ऊपर तलवार लटक रही थी वो हट गई है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। बस योगी जी ने छत दे दी, बस आ गए उनके। हम लोग बहुत खुश हैं और जब से हम लोग इतना खुश हैं, हम लोग 10 दिन से कोई रात दिन के रोटी नहीं चैन से खाया। जैसे नींद खुला बीपी के दवा खा लें, कोई थायराइड की दवा, कोई बुखार हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ से और अपने कॉलोनी वासियों की तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता में जो भ्रम फैला हुआ था उसे दूर करने का काम किया और हम जनता के बीच खुशी का माहौल है। आज सभी के घरों में जो है पकवान बनेंगे अच्छे सेवैया बनेंगी, खीर बनेंगी और सब लोग खुशी के माहौल में, क्योंकि खुशी बनाई जाएगी। बिल्कुल सब दिवाली बनाई जाएगी। जो हम लोग 10 दिन से ज्यादा हो गए थे, लोग खा नहीं रहे थे। लोगों के घर में खाना बन तो जाता था पर वो खाना फेंक दिया जाता था। धन्यवाद मोदी जी के, योगी जी के, हम लोग बहुत खुश है रात से। अब तो दिवाली मनेगी क्योंकि हाँ, बहुत खाना नहीं बन रहा था घरों में। हाँ मनेगी बिल्कुल बहुत। अब आज हम लोग के यहाँ दीपावली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे। खुशी इतनी है कि हम लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाई तो यह माहौल बनने लगा कि योगी आदित्यनाथ को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा, अपने बुलडोजर मॉडल पर ब्रेक लगानी पड़ी। लेकिन आप देखिए आज ही मैनपुरी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। भू माफियाओं ने जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसे हटाया गया, यानी बुलडोजर गैर कानूनी जो कब्जा है उस पर चलने से नहीं रुका है। मैनपुरी के महमूद नगर में अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। अवैध तरीके से विकसित हो रही कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यानी जो लोग इस भ्रम में हैं कि योगी का बुलडोजर रुक गया है, बॉस बुलडोजर नहीं रुका है, लेकिन लोगों के जिनके पास जमीन के कागजात हैं, जिनके पास घर के कागजात हैं, उनके अरमानों पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के लाखों शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी। आपको याद होगा हमने पाठशाला में यह मुद्दा उठाया था और फिर यूपी में योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर बड़ा फैसला ले लिया। शिक्षक इस फैसले का दरअसल जब पहले फैसला हुआ था तो उसका विरोध कर रहे थे और आज इस फैसले पर 2 महीने के लिए रोक लगाने का फैसला हो गया। इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। यह कमेटी सभी पक्षों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर यूपी में जो शिक्षक हैं उनके लिए रोक लगा दी गई। यानी वहां भी पब्लिक की जो समस्याएं थी उन्हें सुना गया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में भी सीएम योगी कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहे, बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं दिख रहे, फिर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। सीएम योगी ने आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय प्रयागराज में न्यायिक राजस्व परिषद के सदस्य थे। अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में गड़बड़ी सामने आने पर यह एक्शन हुआ है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय पर अलीगढ़ में जमीन के पट्टों को मनमाने ढंग से बहाल करने का आरोप है। यानी कोई फीडबैक मिले, किसी फैसले में कमी दिखे, जनता की भलाई के लिए किसी फैसले को बदलना पड़े, सीएम योगी हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक को फायदा पहुंचे। लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, फैसले पर फैसले हो रहे हैं। जैसे सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का आदेश दे दिया। यह भी आदेश दिया है कि बिजली बकाये के नाम पर जनता का उत्पीड़न ना हो। यह भी आदेश दिया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डर बायर्स के बीच समस्याओं का समाधान तेजी के साथ किया जाए।
त्योहार की तैयारियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्लियर मैसेज दिया है कि किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। यानी मोटे तौर पर कुल मिलाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को लेकर कोई पेंच ढीला नहीं छोड़ना चाहते। उनके सामने अगली चुनौती यूपी में होने वाले उपचुनाव की, और उसके पहले ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में होता दिख रहा है। भाई एग्जाम में नंबर कम आए तो बैठ के पढ़ाई ना करेंगे। अब पब्लिक भले माहौल बनाएगी, अरे हमारे बोलने पे उधर मोहल्ले के 4 अंकल कहने लगे कि हमारे बोलने पे देखिए पढ़ने बैठा है, हम ही लोग सुनाए तब बैठा है। अरे उसका काम छात्र का पढ़ने का है, पढ़ने बैठ रहा है, सुधार कर रहा है, रिजल्ट बेहतर कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तो 99 में लोग नाचते फिर रहे हैं, कोई सुधारे नहीं दिख रहा है। खैर, यूपी में बड़ी हलचल के बीच कुछ देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 दिन पहले भी लखनऊ में बीजेपी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, वहां केशव प्रसाद मौर्य भी थे। और 2 दिन बाद फिर से दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और यह मीटिंग सुबह से चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता दूं। खबर यह आ रही है कि मीटिंग में आला कमान ने मतभेदों को भूलकर एक साथ जुटने के लिए कह दिया है और यूपी में उपचुनाव की तैयारियों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। उपचुनाव के नतीजे कैसे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हैं, अब तो योगी जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूत्र ये कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को और मजबूत करने का मैसेज दिया गया है। रविकांत हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से लाइव जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी है। रविकांत, जो माहौल बन रहा था कि भाई योगी पर कोई एक्शन के लिए यह सब हो रहा है, वैसी खबरें तो सूत्र नहीं दे रहे। यहां तो लग रहा है कि यूपी में बीजेपी चीजें और ठीक करे, इसके लिए सबको साथ लाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल सुशांत, अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। 1.5 घंटे तक जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की ये बैठक चली है। इस बैठक में एक तरीके से आला कमान ने ये हिदायत दी है कि जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में आकर पार्टी के अगेंस्ट में बातें कही जा रही हैं, वो कतई सही नहीं जाएंगी। अगर आपको संगठन से, सरकार से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप उचित फोरम यानी पार्टी के फोरम का इस्तेमाल किया जाए। उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों को लेकर, और उन 10 सीटों में बीजेपी किस तरीके से वापसी करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। चूंकि लोकसभा के चुनाव नतीजे जो रहे वो पार्टी के फेवर में नहीं रहे, और इसीलिए इसका जो ठीकरा है वो किसी एक व्यक्ति पर फोड़ा जाए, ये उचित नहीं है। कार्य समिति की बैठक में सभी को सुना गया और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भी विधायक या कार्यकर्ता निकलकर सामने आए, उन्होंने जो बातें कही उसको यहां पर संज्ञान में लिया गया है और कहा गया है कि आगे से बीजेपी जो है एक डिसिप्लिन पार्टी है, तो जो कुछ भी आपको कहना है, सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं है, तो उस तालमेल को बनाए रखने के लिए आप उचित फोरम का इस्तेमाल कीजिए। अब से कुछ ही देर बाद जानकारी यही दी जा रही है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे और उनकी जेपी नड्डा से 1-to-1 मुलाकात होने जा रही है। यानी ये साफ कह सकते हैं कि दिल्ली से मैसेज क्लियर गया है कि योगी आदित्यनाथ मजबूत थे, हैं और रहेंगे। किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी और ये पूरी तरह से मिलकर टीम वर्क के तौर पर इसको ठीक करना है और बाहर बयानबाजी से बचना है। ये सारी चीजें बीजेपी ठीक कर रही है यूपी में, ये निकल कर आ रहा है। और जो लोग माहौल बना रहे थे कि अरे अब तो गए योगी, वो माहौल जो है वो जाने वाला है, ऐसा लग रहा है, जो रविकांत जानकारी दे रहे हैं। रविकांत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी योगी आदित्यनाथ एक्शन में भी हैं और मजबूत भी होते हुए दिख रहे हैं। और हमने पाठशाला में आपको कहा भी था, दिखाया भी था कि नरेंद्र मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ को का कंधा पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हो गया चलो ठीक है काम करो। और नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन देने वालों में से है नहीं कि कुछ सीटें कम हुई तो इसको हटाओ उसको हटाओ, ये नहीं होता। ये बीजेपी के लिए जरूरी भी है कि मतभेदों का नैरेटिव ना बनने पाए, क्योंकि विपक्ष तो इसी बात के लिए बैठा है कि कैसे मोदी योगी की जोड़ी को कमजोर किया जाए, कैसे यूपी को लेकर बीजेपी में मतभेद होने का माहौल बनाकर इसे इस तरह से बड़ा करके दिखाया जाए कि जैसे बीजेपी में घमासान मचा है और एक दूसरे की कुर्सी खींचना चाहते हैं सब।
बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि विपक्ष को ऐसा मौका मिले, क्योंकि यूपी में योगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस का रिस्क बीजेपी नहीं उठाना चाहेगी। क्योंकि आज ही आप देख लीजिए, आईएमएफ दुनिया के बड़े देशों की ग्रोथ रेट को लेकर जो नए आंकड़े जारी करता है, उसने आज एक नया आंकड़ा जारी किया और उसमें भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। यानी आप देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, योगी कमजोर पड़ गए, ना मोदी कमजोर पड़े, ना योगी कमजोर पड़े और ना भारत के विकास की रफ्तार कमजोर पड़ी है। आईएमएफ क्या कह रहा है, सुनिए बहुत ध्यान से। 2024-25 24-25 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, उस ग्रोथ रेट को आईएमएफ ने 7% कर दिया है, 7%। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, दुनिया में नंबर 1। पहले क्या रखा था आईएमएफ ने? आईएमएफ ने कहा था कि ये 6.8% रह सकता है, उसको बढ़ाकर 7% किया है। चीन, इसके लिए आज भी चीन के लिए अनुमान 5% का है कि 5% से ऊपर ना जा पाएगा। अमेरिका, यूएस 2.6% से ऊपर नहीं जा पाएगा भाई। ब्रिटेन, ये लोग तो भाई 1% नहीं पहुंच पा रहे। ब्रिटेन का हाल ये है, ब्रिटेन 0.7% पे रहेगा, ये खबर है। कनाडा 1.3% पे रहेगा, यह खबर है। जर्मनी, उसकी विकास दर रहेगी 0.2% पर और फ्रांस रहेगा 0.9% पर। यह है कहानी बॉस। दुनिया के बड़े बड़े देश 1% की ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर पा रहे और भारत के लिए आईएमएफ कह रहा है कि सर हमसे गलती हो गई, हमने सोचा आप कम चलेंगे, कम स्पीड से चलेंगे। ये मोदी जी तो 7% पे लेके जा रहे हैं, रॉकेट बनाए हुए हैं, तो उन्होंने ठीक किया है कि 6.8 से हम इसको ठीक करके 7% कर रहे हैं भारत की ग्रोथ। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देश के सबसे बड़े राज्य को लेकर नेगेटिव माहौल बनाया जाएगा तो फिर हालात और चुनौती बढ़ जाएगी। फिलहाल तो यूपी में बड़ी चुनौती उपचुनाव की है, जिसके लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसके बाद बीजेपी की बड़ी चुनौती विधानसभा चुनावों की है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले और वहां बीजेपी ने चुनाव अभियान शुरू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी को लेकर इंडी गठबंधन ने भ्रम फैलाया था, उसे तोड़ने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली। अमित शाह आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और वहां पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का रट्टा मारने लगती है, जबकि कांग्रेस ने आज तक पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दी, कहा कि कांग्रेस अपने 10 साल और बीजेपी के 10 साल का हिसाब लेकर जनता के बीच जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए एक नई चुनौती कैसे सामने खड़ी है। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ही चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किसान आंदोलन की चुनौती फिर से खड़ी होती दिख रही। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। इसी साल फरवरी में हरियाणा में जमा हुए थे किसान और दिल्ली आने की तैयारी में थे, लेकिन हरियाणा ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को बंद कर दिया, जिससे किसान आगे नहीं बढ़ पाए। आज चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इरादे जाहिर कर दिए। किसानों ने कहा कि शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बॉर्डर पर ट्रैक्टर में तेल पानी चेक किया जा रहा है। रास्ता खुलते ही सामान के साथ दिल्ली चले जाएंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली जाएंगे। किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष से भी संपर्क किया है। किसानों ने सारे विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है।
जरूरत पड़ने पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, कह रहे हैं। 22 जुलाई को दिल्ली में किसान संगठनों की एक बैठक भी है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ने को है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। किसानों की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है और इसीलिए बीजेपी ने अभी से हरियाणा में चुनाव को देखते हुए अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अब यह किसान आंदोलन कहां तक जाएगा? माहौल बनाने वाले, भ्रम फैलाने वाले कहां तक जाएंगे? और मोदी, योगी और शाह जिस तरह से मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं, वो जो थोड़ा बहुत भी सेटबैक है चुनावों का, उसको बहुत पीछे छोड़ देंगे। ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, बहुत बड़ी खबर आई। ईवीएम के साथ अब वो होगा जो बड़ा राज खोल देगा क्या? ईवीएम में धांधली कर तीसरी बार बनी मोदी सरकार, लेकिन इसका सच क्या है वो अब सामने आएगा क्या? इस पर चर्चा। जितने टेस्ट भारत के ईवीएम को देने पड़ते हैं ना बॉस, उतने तो दुनिया में कोई स्टूडेंट नहीं देता हो। इसी ईवीएम से नेता जीतते हैं, जीत के बाद ईवीएम को कोस भी देते हैं। ईवीएम का टेस्ट कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये चले जा रहा है। चुनाव से पहले माहौल बनाया जाता है, फिर चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो भी ईवीएम के नाम पर रोना चलता है। इस बार भी यही हुआ, लेकिन इस बार कुछ नया भी हो रहा है। चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम के वेरिफिकेशन और टेस्ट का मौका भी उन लोगों को दिया गया है जिन्हें ईवीएम पर किसी तरह का शक है। यह सब कैसे होगा? कैसे विपक्ष ने इतना ईवीएम का गाना गाया, चिल्लाया कि ऐसे लोग जो ईवीएम पे सवाल नहीं भी पूछते थे वो भी पूछने लगे हैं। आज ये भी दिखाऊंगा कैसे ईवीएम का नया टेस्ट होने वाला है, आज आपको यह बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जो लोग जोर जोर से ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो लोग ईवीएम को लेकर कितना सीरियस हैं। यह बात इसी से पता चलती है कि इतने बड़े देश में लोकसभा की सिर्फ 8 सीटें ऐसी हैं जहां से ईवीएम का वेरिफिकेशन करने की रिक्वेस्ट आई। भाई चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, जिसको जिसको चेक कराना है, जिसको लग रहा है कि ठीक है भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है मेरे इलाके में, वो आओ बताओ। तो लोकसभा की सिर्फ 8 सीट ऐसी है जहां से रिक्वेस्ट आई है कि हमारे यहां का ईवीएम चेक करवा दीजिए। चुनावों में हारे हुए कुछ असंतुष्ट उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से ईवीएम की जांच करने की शिकायत की है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन न केवल ईवीएम और वीवीपैट की जांच करवाएगा, बल्कि दोबारा से मॉक वोटिंग भी करवाएगा, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। हालांकि पिछले 10 साल से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इसे हैक किया जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन हर बार यह बात साबित हो चुकी है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नतीजे आने के बाद ईवीएम की पूरी तरह से फिर से जांच करवाई जाएगी, क्योंकि जितने ईवीएम हुए इस्तेमाल इलेक्शन में वो सब रखे हुए हैं बॉस। तो अब कैंडिडेट को मिलेगा ईवीएम कि लो चेक करो, देखो तुम कह रहे हो ना ईवीएम में गड़बड़ी है, चेक करो। ये कैसे होगा ये समझने से पहले आप पहले वो नियम देख लीजिए जिसके आधार पर ईवीएम का नया टेस्ट होने वाला है। ईवीएम की जांच को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया। इसके मुताबिक चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले 11 उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने हुए मतदान केंद्रों के ईवीएम की जांच करने का विकल्प दिया गया। अब ये 11 उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने नहीं चुने, ये 11 उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो सामने आए कि भाई हमको जांच करानी है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि तो आ जाओ, 543 आना है, 543 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी उम्मीदवार को जिस पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ी का शक है, उसी पोलिंग स्टेशन की ईवीएम की जांच कैंडिडेट के सामने होगी। इस प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन उस इलाके की 5% ईवीएम की जांच करेगा। इसमें ईवीएम की बर्न मेमोरी या माइक्रोचिप्स की जांच और वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब जो अंदर मेमोरी लगी है उसको जांचा जाएगा। तो जो ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर्स है वो आएंगे और कैंडिडेट के सामने चेक करके दिखाएंगे कि देखो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और किसका चेक करना है वो मशीन भी कैंडिडेट चुनेगा। मतलब इलेक्शन में मान लीजिए 100 मशीन यूज हुई, 100 की 100 रखी रहेगी। चुनाव आयोग कहेगा कि लो चुनो, बताओ किस में से चेक करना है। जिस पे कैंडिडेट उंगली रखेगा उसको चेक करके दिखाएंगे कि देखो ठीक काम कर रहा है। इसके अलावा इतने पे ही नहीं, बोलेगा मान लो चिप ठीक है लेकिन वोट गड़बड़ पड़ रहा हो तो
तो उम्मीदवार ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी कर सकता है। मतलब उम्मीदवार बोलेगा कि मुझे एक काम कीजिए, ये वाली ईवीएम और इससे जो वीवीपैट की पर्ची निकली दोनों का मैच कराइए। तो आपका मान लीजिए मशीन कहेगा 50 वोट बीजेपी को मिला, 10 कांग्रेस को, तो वीवीपैट मैच होगा कि 50 वीवीपैट में बीजेपी को गया है कि नहीं और 10 कांग्रेस को गया है कि नहीं। यह भी कैंडिडेट के सामने होगा, उसकी मर्जी से मशीन चुनकर होगा। अब अगर इसके बाद भी उम्मीदवार को कोई शक बचा है तो वो मॉक वोटिंग भी करा सकता है। मॉक वोटिंग क्या भाई? बोलेगा कि नहीं, हमको लग रहा है कि इसमें दबाने पे कुछ और हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तुम कोई रैंडम मशीन चुन लो जहां तुम कह रहे हो कि गड़बड़ी हुई है और उसमें मॉक वोटिंग करो। मतलब अपने से वोट डाल के देखो कि ठीक से काम किया होगा कि नहीं उस दिन ये मशीन। 1400 वोट उस मशीन में डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। वो वोटिंग मशीन में वोट डालने का पैटर्न भी जो शिकायत किया है वो तय करेगा कि एक काम करो 25 बार बी दबाओ तो, अच्छा एक काम करो 50 बार सी दबाओ तो, इस टाइप से चलेगा। मतलब हर जो चीज शिकायत करता चाहेगा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तुमको जो मन करके देख लो यार, लेकिन फिर मुंह घुमा के नहीं आना अगर ठीक लगे तो, लेकिन आ जाना। मतलब तो नियम ही है तो आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि फिर लेकिन मुंह उठा के मत बोल देना कि ईवीएम में गड़बड़, लेकिन वो तो बोलेंगे ही बोले। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करेगा ताकि उम्मीदवार के मन में किसी तरह का कोई शक न रहे। चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 11 असंतुष्ट उम्मीदवारों से आवेदन मिले थे जिन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ का शक है। इसके लिए उम्मीदवारों से हर ईवीएम की जांच के लिए 40,000 रुपए की फीस ली गई है और यह फीस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम चेक कराना कराओ, लेकिन 40,000 रुपया देना। अगर ईवीएम में गड़बड़ी मिली तो 40,000 रुपया वापस हो जाएगा, नहीं मिली तो 40,000 रुपया स्वाहा हो जाएगा। तो जितना ईवीएम चेक कराओगे उतने के हिसाब से 40,000 पर ईवीएम लगेगा। नहीं तो कोई जो खाली बैठा है चुनाव हार गया वो कहेगा कि दिन भर करते रहो, यही काम बचा है। चुनाव आयोग को 11 सीटों पर ईवीएम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट हुई। अब आप सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में बड़ी संख्या में नेता छाती पीटते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, उसमें पूरे देश से सिर्फ 11 लोगों ने कहा है कि भाई ईवीएम जरा चेक करके दिखा दो। सिर्फ 11। इसमें भी 8 लोकसभा के हैं और 3 विधानसभा सीटें। ऐसा नहीं है कि इन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर बहुत बड़ा था, फिर भी वहां पर ईवीएम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट चुनाव आयोग से की गई। जिन 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के टेस्ट की मांग की गई उसमें कौन कौन सीटें हैं सुनिए। आंध्र प्रदेश की विजयनगरम सीट है जहां टीडीपी का कैंडिडेट जीता था और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हारा था। यहां पर जीत का मार्जिन 2,49,000 वोट है। इतना बड़ा मार्जिन है, फिर भी भाई कह रहा है कि नहीं चेक करा दो, तो चेक करा दो तो करो। हरियाणा की करनाल सीट जहां पर बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धिराजा हार गए। यहां जीत का मार्जिन 2,32,000 वोट का है। हरियाणा की ही फरीदाबाद सीट जहां पर बीजेपी के कृष्णपाल जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप हारे, यहां जीत का मार्जिन 1,72,000 वोट का था। अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात, महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट जहां पर शरद पवार की पार्टी का कैंडिडेट जीता और बीजेपी का कैंडिडेट हारा, यहां जीत का मार्जिन करीब 29,000 वोट का था और बीजेपी के कैंडिडेट ने भी कह दिया कि जरा मशीन चेक कराइए। यह हाल होता है नैरेटिव सेट करने का। नहीं होता है कि मोहल्ले में सब चिल्लाने लगे कि भूत है भूत है भूत है, तो जो आदमी नहीं भी डरता है वो भी डरने लग जाता है कि वह भूत हो सकता है क्या। अब आप सोचिए बीजेपी का कैंडिडेट भी कह रहा है कि चेक कराइए मशीन। ऐसा नैरेटिव के जाल में फंस गए आदमी। इसी तरह से तमिलनाडु की सीट विरुद्धनगर जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट सिर्फ 4,379 वोट से जीता है। तमिलनाडु की एक और सीट वेल्लोर जहां पर डीएमके का कैंडिडेट जीता था और बीजेपी हारी थी, वहां पर जीत का मार्जिन 2,15,000 का था। तेलंगाना की जहीराबाद सीट जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, वहां पर जीत का मार्जिन करीब 46,000 वोट का था। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता और कांग्रेस हारी, यहां पर जीत का मार्जिन 1,884 वोट का था। इसी तरह से विधानसभा की 3 सीटों में 2 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं और 1 सीट ओडिशा की है जहां पर ईवीएम के वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट आई हुई है। अब इस जांच के बाद यह पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं। हालांकि पिछले 10 साल से लगातार ईवीएम को लेकर झूठ फैलाया ही जा रहा है।
इसे हैक किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह झूठ एक्सपोज हो चुका है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान 26 अप्रैल को ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। इस दौरान यह आदेश भी दिया था कि चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले असंतुष्ट उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में फीस जमा करके ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। इसमें उम्मीदवार अपने क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र से रैंडम तरीके से ईवीएम को चुन सकते हैं। इस ईवीएम में एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट और या पेपर ट्रेल मशीन शामिल होगी और इसकी जांच होगी। कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ओके बॉस, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अब वही होने जा रहा है। लेकिन विडंबना वही कि छाती सैकड़ों नेता पीटेंगे, चेक कराने मात्र 11 आए। अब ईवीएम का नया टेस्ट तो होने वाला है, लेकिन ईवीएम को लेकर विपक्ष का रोना खत्म नहीं होने वाला है बॉस। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो ट्वीट करके कह दिया कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेरे हाथ में वोट ना हो। दिग्विजय सिंह आगे लिखते हैं कि मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि मेरा वोट वहीं गया है जहां मैं चाहता था और यह भी देख पाऊं कि इसकी सही गिनती हुई। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बात लिख रहे हैं, लेकिन हैरानी आपको यह जानकर होगी कि दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी शिकायत लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए। ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आओ हम चेक करा देते हैं सारी मशीन, दिग्विजय सिंह क्यों नहीं गए? इतना इनको शक है तब जाते। अभी आ रहे हैं भाई, ये खुद आ रहे हैं तो कहते कि मेरे यहां गड़बड़ी हुई है, चेक कराओ मेरी मशीन। खुद नहीं गए, ट्वीट ठोक रहे हैं। दिग्विजय सिंह का यह बयान सुनिए, इसके बाद इसके पीछे की वजह बताता हूं। मैं लगा रहा हूं आज, उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर ना तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं पिटीशन लगा रहा हूं। ये लोग केस खेलेंगे, लेकिन सच साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था हैकाथॉन रख रहा हूं, आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, कोई नहीं गया। अब कह रहा है कि आओ चेक करा देता हूं, मशीन चेक कर लो। 11 लोग जा रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह को ईवीएम से इतनी ही दिक्कत है तो फिर उन्होंने खुद क्यों ईवीएम के वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं दी है? जिन 11 लोगों ने अब तक ईवीएम का टेस्ट करने को कहा है, उनमें तो दिग्विजय सिंह का नाम ही नहीं है। दिग्विजय सिंह भी पैसा जमा करवाते और अपनी सीट पर जो चाहे वो ईवीएम चेक कर लेते, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। इसलिए सवाल उठते हैं कि ईवीएम के नाम पर क्या ऐसे नेता सिर्फ माहौल ही बनाएंगे? क्योंकि बात यह भी है कि ये वो नेता हैं जो अपने इलाके में बड़े अंतर से हारे। जो दिग्विजय सिंह ईवीएम की इतनी बात करते हैं, वो अपने ही गढ़ में हार गए, वो भी बड़े अंतर से। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह की हार 1,46,089 वोट की थी और छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की हार 1,13,618 वोट की थी। एमपी में कांग्रेस की जो मिनिमम हार थी, उसका मार्जिन 52,000 वोट से लेकर मैक्सिमम जो वोट का अंतर रहा वो 8 लाख वोट तक रहा है। इतने बड़े मार्जिन से ये लोग एमपी में हारे हैं। जाते ना भाई, कहते कि मैं पूरा एमपी का चेक कराओ, हम देंगे पैसा 40,000 के हिसाब से। पैसे की कमी है। जब कांग्रेस के दिग्गज नेता 1-1 लाख के वोट के अंतर से हारे हैं, तो वो किस उम्मीद से इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ईवीएम की जांच करवाएंगे? नतीजे से साफ है कि कमी ईवीएम में नहीं, कमी कांग्रेस के नेताओं में। लेकिन मानेंगे कैसे? मान लेंगे तो पब्लिक पूछेगी नहीं कि बॉस आपको क्यों टिकट दे रहे हैं जब आप बार बार हार रहे हैं। दिग्विजय सिंह पिछले कई सालों से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में यूपी के नतीजों को देखकर इन्होंने अपने सुर बदल लिए थे। यूपी में नतीजों से खुश होकर दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती तो उत्तर प्रदेश में ये नतीजे सामने नहीं आते। ईवीएम को लेकर सच यही है कि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम को लेकर देश की अदालतों में अब तक 40 बार शिकायतें की जा चुकी हैं। ये शिकायतें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में की गई, लेकिन हर बार ये शिकायतें गलत साबित हुई और ईवीएम पर झूठ का एजेंडा एक्सपोज हुआ। ईवीएम को लेकर यह कई बार साबित हो चुका है कि ईवीएम का किसी बाहरी डिवाइस या सिग्नल से कोई लेना ही देना नहीं है और इसलिए ईवीएम ओटीपी से अनलॉक नहीं हो सकता। ईवीएम एक स्टैंडअलोन सिस्टम है, ये किसी भी डिवाइस
जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा ईवीएम को प्रोग्राम करने या अनलॉक करने के लिए किसी वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत नहीं है और ना ही इसे हैक किया जा सकता है। लेकिन यह सच ईवीएम पर झूठ फैलाने वालों के दिमाग में घुस ही नहीं रहा, और घुस भी रहा है तो वो घुसने देना नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मान लेंगे, इनका रोना पीटना कम नहीं होगा चाहे कितना भी टेस्ट हो जाए। मैं तो ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि पब्लिक को पता रहना चाहिए कि ये हो रहा है। ये लोग तो फैलाएंगे ही कि ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं बोलेंगे तो पब्लिक इनसे सवाल पूछेगी कि आप कैसे हार गए, आप कैसे हमारे आला कमान हो, आपकी सीटें नहीं आती, आप हटते क्यों नहीं हो। तो ईवीएम पे डाल देंगे ये लोग। आपको पता रहना चाहिए कि ईवीएम कितने तरह के टेस्ट से पाक साफ होकर निकल रहा है। लेकिन ये लोग क्या बोलते रहेंगे, आप सुनिए इनका पुराना बयान सुनिए, अखिलेश यादव ने संसद में क्या कह दिया था। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। इसलिए नेता ईवीएम पर वही बोलते रहेंगे, आप लिख कर ले लीजिए जो वो पहले बोल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा हम पाठशाला में बताएंगे, और आपको अपने दिमाग में चीजें क्लियर रखनी। पाठशाला में अब अगली क्लास, दिल्ली में केदारनाथ धाम, बड़ा बवाल मचा तो देखिए क्या हुआ। केदारनाथ धाम को लेकर मचे हंगामे का वो सच जो कोई नहीं बता रहा। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धाम है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाकर अपने आराध्य के दर्शन करने की कामना हर हिंदू के मन में होती है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर को समर्पित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है तो एक केदारनाथ धाम कहा गया कि दिल्ली में बन रहा है, और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। साधु, संत और महंत कह रहे हैं कि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग है, दिल्ली का केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग नहीं है। केदारनाथ धाम का अपना महत्व है, मान्यता है, कहीं और केदारनाथ मंदिर बनाना ठीक नहीं है। भोलेनाथ के नाम पर मंदिर बनाना है तो बनाएं, केदारनाथ धाम के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर ही विवाद हो रहा है। साधु और संत कह रहे हैं कि केदारनाथ जैसा धाम कहीं और बन ही नहीं सकता। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पुजारी, स्थानीय कारोबारी और स्थानीय लोग दिल्ली में केदारनाथ धाम जैसा मंदिर बनाए जाने का जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर विवाद बढ़ा तो फौरन उत्तराखंड सरकार एक्टिव हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुरोहितों और साधु संतों को भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मंदिर की मान्यता और उसकी अखंडता बरकरार रहेगी। सीएम ने भरोसा दिया कि दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ धाम मंदिर नहीं होगा। दिल्ली के मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई संबंध भी नहीं है। सीएम धामी के आश्वासन के बाद केदारनाथ में धरना स्थगित कर दिया गया। सीएम धामी के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के बाहर प्रदर्शन कर रहे पुरोहित खुश भी हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी रुकना चाहिए। अब यहां क्या हो रहा है दिल्ली में वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुनिए कि दिल्ली में बन रहे मंदिर के ट्रस्ट ने क्या सफाई दी है। मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। तो ये केदारनाथ में जो साधु संत है वो कह रहे हैं। अब दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे विवाद पर सफाई दी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि अगर केदारनाथ धाम का इस्तेमाल करने से किसी की भावना को ठेस पहुंची तो वो नाम बदलने को तैयार है, और इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई। सुनिए एक बार फिर बताता हूं इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कैसे। हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हम अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
इस पूरे विवाद की शुरुआत इसी महीने 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस मंदिर का मॉडल बिल्कुल केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार किया गया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे। मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से कई शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होगी और सनातन संस्कृति की को लेकर जो आस्था है वो और मजबूत होगी। वहीं मंदिर का निर्माण करने वालों ने कहा कि जो बुजुर्ग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते, उन्हें अब दिल्ली में बाबा के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ तो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सफाई दी कि केदारनाथ धाम नहीं बल्कि मंदिर है ये। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर से एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि केदारनाथ धाम के मंदिर और इस मंदिर में क्या फर्क है और आगे की बात बताऊंगा। दिल्ली में इस तस्वीर के साथ एक विवाद खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। ये तस्वीर, ये स्ट्रक्चर दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर की है। और इसी के साथ एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पहुंचे थे। सामने लिखा हुआ है केदारनाथ दिल्ली धाम और यहां पर पूरा भूमि पूजन किया गया। उसकी भूमि पूजन की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से ही ये विवाद शुरू हो गया कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर कैसे बन रहा है और केदारनाथ धाम पर जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि केदारनाथ मंदिर है कि केदारनाथ धाम है, क्योंकि सामने जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर लिखा है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। ये केदारनाथ जी का मंदिर है, ये हमारी ट्रस्ट का नाम है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। अब दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर का विरोध करने वालों के तर्क भी जान लीजिए। भाई, उनका कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। केदारनाथ धाम की अखंडता और महत्व को बनाए रखना चाहिए। ज्योतिर्लिंग दिल्ली कैसे पहुंच सकता है? शास्त्रों में बाबा केदार का वास हिमालय में बताया गया है, उन्हें दिल्ली में कैसे स्थापित किया जा सकता है? इन्हीं तर्कों के साथ केदारनाथ धाम के पुजारी और दूसरे लोगों ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध करने वालों का क्या कहना है सुनिए, फिर आपको बताऊंगा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस विवाद पर क्या कह दिया। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर मैं सामने देख रहा हूं मंदिर की, ये किस तरीके से आपने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है और केदारनाथ धाम जो कि केदारनाथ में है उसमें और इस वाले मंदिर में क्या अंतर है, उस धाम में और उस मंदिर में? देखो जी, वो तो पहाड़ पे बना हुआ है। जब घंटा गूंजता है तो आवाज गूंजती है। यहाँ दिल्ली में तो कहाँ गूंज पाएगी इतनी आवाज, लेकिन दूसरा इसमें बेसमेंट बनेगा। वहाँ कोई बेसमेंट नहीं है पहाड़ों के अंदर। और यहाँ की जो ये आपने देखा है, यहाँ इसकी सीढ़ियाँ ये बिल्कुल अलग है, वहाँ पे कोई बिल्कुल अलग है। तो कोई हमारा विरोध ये है, हम मंदिर बनाओ, हम चाहते हैं मंदिर बने, लोग मंदिर में पूजा करें, लोग सनातनी बने। लेकिन आके धाम पे जो है, जो ट्रस्ट आपने बनवाया है ये लूट खसोट के लिए, इसका जो है केदार सभा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर के विरोध को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है और उनका स्थान तय है। सुनिए शंकराचार्य को एक बार। हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश के बड़े धाम और मंदिरों की रेप्लिका या उनकी तरह दिखने वाले मंदिर नहीं बनाए गए। इंदौर में पहले से ही केदारनाथ धाम जैसा दिखने वाला मंदिर बना हुआ है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह दिखने वाले मंदिर दिल्ली, वाराणसी और चेन्नई में बनाए जा चुके हैं। इसी तरह वैष्णो देवी के जैसे दिखने वाले मंदिर पुणे, हरिद्वार, ओडिशा के सुंदरगढ़ और मध्य प्रदेश के विदिशा में बनाए गए। मुंबई में बद्रीनाथ धाम जैसा दिखने वाला मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है। यानी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि विवाद खत्म हो गया है। नाम को लेकर विवाद था, नाम बदला जा चुका है और
सनातन की ताकत मजबूत होनी चाहिए, विवाद मजबूत नहीं होना चाहिए। पाठशाला में बाधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से मची तबाही की डरा देने वाली तस्वीरों का चैप्टर। बाढ़ बारिश वाली तबाही की वो तस्वीरें जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूपी से लेकर गुजरात तक, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक कई राज्यों में मानसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि मूसलाधार बारिश लोगों की जान पर आफत बनने लगी। नदी नाले उफान पर हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां नदी बहती हुई नजर आ रही। कहीं टूरिस्ट सैलाब की चपेट में आ गए हैं। तो आज पाठशाला में मानसून की तबाही मचाने वाली रफ्तार की एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर देखिए। रत्नागिरी के दापोली इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही मलबे के साथ बहने लगा। पहाड़ से अचानक आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाता ले गया। पहाड़ी के सामने आने वाले लोग लैंडस्लाइड की इस खौफनाक तस्वीर की वजह से दहशत में आ गए। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश की वजह से आई आफत की भी ये तस्वीर देख लीजिए। अचानक भारी बारिश होने की वजह से नासिक के पास अंजनेरी झरने में सैलाब सा आ गया और यहां घूमने पहुंचे 20 से ज्यादा टूरिस्ट आप देखिए कैसे फंस गए सैलाब में। ये टूरिस्ट झरने में बारिश का मजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन झरने में आए सैलाब की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि इन लोगों को बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। किसी तरह से ह्यूमन चेन बनाकर ये लोग नीचे उतर पाए। गनीमत रही कि उतर गए, नहीं तो कितने ही ऐसे वीडियो आए हैं कि लोग बह गए हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात के कई इलाकों में भी पिछले कुछ दिनों से बादल फाड़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भरूच में नर्मदा नदी विकराल रूप ले चुकी। खतरे के निशान को पार कर चुकी नर्मदा नदी का उफान दहशत पैदा करने वाला। आप तस्वीर देखिए, बहुत देख के डर लग जाता है कि गलती से कोई इसमें गिर जाए, कोई फंस जाए तो खत्म है मामला। ऐसा लग रहा है कि नर्मदा नदी अपने तटबंध तोड़कर सब कुछ बहा ले जाएगी। गुजरात के नर्मदा जिले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि यहां सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों में कमर तक पानी भर गया है। अब मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर दिखा रहा हूं। भारी बारिश की वजह से खरगोन से गुजर रही बांकुर नदी जबरदस्त उफान पर है। नदी का पानी सड़क से होकर बहने लगा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क के किनारे खड़ा नगरपालिका का टैंकर नदी में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम टैंकर खिलौने की तरह बह रहा है और नदी में पानी इतना बढ़ गया कि काफी तलाश के बाद भी टैंकर का कोई अता पता नहीं लग पाया। मॉनसून की बेकाबू रफ्तार और पानी के प्रहार की एक और तस्वीर दिखाता हूं। राजस्थान के जोधपुर से, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से खदान में पानी भर गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर खदान में भरे पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा पाया और ट्रॉली समेत उसका ट्रैक्टर पानी में डूब गया। ट्रैक्टर को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा और कई घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर निकल पाया। वहीं तमिलनाडु में भी बारिश की वजह से झरनों से सैलाब उमड़ने लगा है। यह तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद कावी अरुवी फॉल की। झरने में पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है कि इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया और आसपास बनी सीढ़ियां भी पानी में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही। कावी अरुवी फॉल की एक और तस्वीर देखिए। झरने में पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे झरना नहीं बल्कि पहाड़ से कोई बड़ी सी नदी निकल रही। देखिए ना आप, ये झरना लग रहा है, ये तो लग रहा है नदी बह रही है। ऐसा ही हाल कर्नाटक के मशहूर जोग फॉल्स का भी है। कर्नाटक में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से इस झरने में पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। झरने की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी डैम के गेट खोल दिए। ये तस्वीर देखिए, मतलब देश के किसी हिस्से की बात कीजिए, बारिश ने गजब कहर बरसा रखा है। ये तस्वीर अब आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश की दिखा रहा हूं, जहां पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार नदियों के किनारे नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद मेरठ से आई एक महिला अपने बेटे के साथ गंगा स्नान के लिए नदी में उतर गई। तभी दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगे। हालांकि मौके पर तैनात रेस्क्यू टीम तुरंत एक्शन में आई और दोनों को बचा लिया गया। तो थोड़ा लोगों को भी ना, जब लोग कहते हैं, प्रशासन कहता है कि भाई मत जाइए, तो सुनिए, क्योंकि हर आदमी को लगता है नहीं मेरे साथ थोड़ा ही होगा। भाई जब दूसरे के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। बिहार में भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक, कोसी जैसी नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस चुका है।
लोग घर छोड़कर सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हो गए। गांव तक पहुंचने के लिए बनी सड़कें पानी में डूब गई हैं। सिर्फ नाव ही लोगों के पास अपने घरों तक पहुंचने का इकलौता जरिया बन गया। इसी तरह यूपी में कई इलाके भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में। यूपी के गोरखपुर की तस्वीर देखिए, जहां राप्ती नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है, जिसकी वजह से निचले इलाके पानी में डूब गए। राप्ती नदी में पानी का लेवल बढ़ने से 50 से ज्यादा गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कों और घरों के आसपास पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से राशन बांटा जा रहा है। गोरखपुर में लोग राप्ती नदी में आए सैलाब से बेहाल हैं। उधर हरदोई में हर्रा नदी की बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। उज्जैन की तस्वीर देखिए, जहां कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी में पानी का लेवल बढ़ गया। नदी के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर तो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। नदी में जल स्तर बढ़ने को लोग शिप्रा माता की कृपा मान रहे हैं। यानी देश भर में बारिश ने कोहराम मचा रखा है और हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।